गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स डिवीजन की तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आया हूं। इस बार हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल और डिफरेंट। तो सबसे आज आपने देखा होगा कि आजकल न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का हम डेली बेसिस पे कितना यूज कर रहे हैं। मींस ये सारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं मैनी टाइम्स। और इससे सबसे ज्यादा ये इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मीन्स एनवायरमेंट को ये कोई भी इंपैक्ट नहीं करते बिल्कुल, बल्कि एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल तरीके से काम करते हैं। और ये आज के टाइम पे इनकमिंग जनरेशन में, इनकमिंग ईयर्स में, आने वाले टाइम पे ही बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स होने वाले हैं एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। बिकॉज आपने देखा होगा नॉर्मली कोल और पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पहले होता था, पर आज के टाइम पे उसकी संख्या एकदम घटती जा रही है। बिकॉज रिसोर्सेस हैं पेट्रोल के, कोल के, वो एकदम सीमित मात्रा में है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन पे डिपेंडेंसी कम करके हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज कर सकें। उसके अंदर हम पहली बात करते हैं सोलर टेक्नोलॉजी की, जिसकी हम डेली बेसिस पे देख ही रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली में पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत पीएम सोलर पैनल्स लगेंगे हर एक घरों में, 1 करोड़ घरों में पैनल्स लगेंगे। उसके थ्रू जितना भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज कर सकें उसके थ्रू होगा। तो आप देखिए कि मतलब सरकार की जितने भी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है, आत्मनिर्भर बनना। अपने हर एक रिसोर्सेज की जगह, अपने हर एक रिसोर्सेज को हम यूज करने की जगह प्रॉपर तरीके से यूज करके हम उन पे आत्मनिर्भर बन सके। तो हम डिस्कस करेंगे आज न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है और किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है और ये नेचर में किस मात्रा में पाई जाती है। मैं आपको कुछ कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा न्यूक्लियर साइंस के बारे में। देखिए बेटा, न्यूक्लियर साइंस में दोस्तों यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से ये खनिज तत्व होते हैं और ये प्राचीन स्रोतों में मिलते हैं, प्राकृतिक भंडार के रूप में मिलते हैं। और ये पहाड़ों पर मिलते हैं, पर्वतों पर मिलते हैं, और मोनासाइट करके एक सैंड होती है उस पर भी मिलते हैं। तो इसका हम वहां से एक्सट्रैक्शन करके यूरेनियम को निकाला जाता है, जैसे मोनाजाइट को निकाला जाता है, थोरियम को निकाला जाता है। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर तरीके से इनका रिसोर्स का यूज करके फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी में इसको तब्दील करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जैसे राजस्थान में रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल को लेके आया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है डिफरेंट मेथड्स से, और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा, एक किफायती उपयोग है हमारे लिए, एनर्जी के लिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इस बारे में जिक्र करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, और अभी रिसेंटली में कौन कौन से नया मॉड्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पे ओपन अप हुआ है। आप जानते हैं कोडनकुलम तमिलनाडु में, वहां पर ओपन अप हो चुका है, जिसकी जिसकी फ्रेंडशिप हमारे रशिया फ्रेंड है, उसने उसकी हेल्प करी है। वहां पर उन्होंने पूरी हेल्प करी टेक्नोलॉजी बनाने में और पूरी प्लांट को मेंटेन करने में पूरी हेल्प करी है। इसमें जितने भी हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करके हमें एक किफायती रूप से एक आत्मनिर्भर बनाया इस चीज में। तो हम देखेंगे कि आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप टॉपिक डाल लेंगे अपने लिए। कोर लोडिंग प्रोसेस क्या होता है हम जिक्र करेंगे, बिकॉज ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है। आपके आने वाले एग्जाम्स में, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, सीडीएस में, एफकेट में, एनडीए में और स्टेट पीसीएस और बैंकिंग रेलवे में, ये आ सकता है कि कोर लोडिंग प्रोसेस की मेथड क्या होता है। तो भारत में पहला, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम PFBR। ये कहां पर ओपन हुआ है? कलपक्कम। और ये किस स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु।
और कुडनकुलम में भी तमिलनाडु में एक और है कुडनकुलम, मैंने आपको अभी जिक्र किया इसका, कुडनकुलम। तो हम देखेंगे कि कोर लोडिंग प्रोसेस क्या होता क्या है बेसिकली। ये क्या करता है, लीडिंग टू जनरेशन ऑफ पावर, पावर जनरेट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पावर फ्रॉम द रिएक्टर। ठीक है, तो ये एक इस मेथड पे आपसे पूछेगा कि कोर लोडिंग प्रोसेस पे अभी रिसेंटली में किस न्यूक्लियर रिएक्टर ने वर्क करता है, कलपक्कम में हो तमिलनाडु में, और इसका प्रोसेस ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी को कन्वर्ट करना, पावर फ्रॉम द रिएक्टर। तो इसका ये प्रोसेस होता है, आप इसको लिख लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे, मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। इसमें कंट्रोलिंग रॉड क्या होते हैं, कूलेंट्स का किस इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात करेंगे हम इसके अंदर दोस्तों फ्यूल की। ये फ्यूल कौन सा हम यूज करेंगे एक रॉ फॉर्म में, तो उसमें हम यूज करेंगे यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और थोरियम का। थोरियम को बेसिकली रेत के कणों से निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं मोनाजाइट, और केरल में सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस है। हमारे भारत के अंदर केरला में, तमिलनाडु में जो वहां का रेगिस्तान है, समुद्री रेत है वहां पर, तो उस पे वहां के इसके कण मिलते हैं मोनाजाइट के। तो मोनाजाइट से उसके कणों को एक्सट्रैक्ट करके हम थोरियम एक फ्यूल बनाया जाता है, वही हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो ये थोरियम का यूज होता है इसमें, प्लूटोनियम का और यूरेनियम का होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। सेकेंड बात करेंगे हम, इसमें कूलेंट का इस्तेमाल क्या होता है। कूलेंट में देखेंगे हम लिक्विड सोडियम, और हैवी वाटर, जिसको केमिकली बोलेंगे हम D2O। देखिए कूलेंट का बेसिकली क्या होता है, ये बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उस हाई टेम्परेचर की वजह से। कूलेंट क्या करता है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको ठंडा करता है। तो कूलेंट का वर्क यही होता है कि लिक्विड सोडियम होती है और हैवी वाटर है, उस पर डाला जाता है न्यूक्लियर फ्यूल पे, उसकी वजह से इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो उसकी हीट है, इसकी तपन है, उसको कम कर देगा कूलेंट। अगला देखेंगे कॉन्सेप्ट इसमें, कंट्रोलिंग रॉड्स। कंट्रोलिंग रॉड्स में हम देखेंगे बोरोन और कैडमियम। देखिए ये रॉड्स इस तरह से होती हैं, इस तरह से रॉड्स होती हैं। जब इसमें से न्यूक्लियर फ्यूल को पास किया जाता है तो इनमें यही बिल्कुल ये कूलेंट की तरह ही वर्क करती हैं। इनमें क्या बोरोन और कैडमियम रॉड्स होती है ना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका काम ये होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब मैं लिख देता हूं साथ में, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। तो आपसे पूछ लेगा कि एग्जाम में कि कंट्रोलिंग रोड्स में कौन सी किस की बनी होती है, वो बोरोन और कैडमियम की होती है बेसिकली। आप इसको लिख लीजिए। अगला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर। ट्रांसम्यूटेशन, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन होना किसी एक केमिकल से दूसरे केमिकल में, कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल टू अदर। एग्जाम्पल, थोरियम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूरेनियम के अंदर।
मीन्स न्यूक्लियर फ्यूल का ही ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू। तो केमिकल कॉन्सेप्ट होता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होना, कि एक केमिकल का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, जैसे थोरियम का यूरेनियम में कन्वर्ट होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने आपसे डिस्कस की। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कहाँ पर वर्क करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है और किस स्टेट में मौजूद है। तो सिंपल आपसे एफिशिएंसी वगैरह नहीं पूछेगा, नॉर्मली आपसे ये पूछेगा कि किस स्टेट में मौजूद है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं शेयर करता हूं। तो आप टॉपिक डाल लेंगे लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले देंगे, और इसको कौन रन करता है, एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल द्वारा संचालित। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता चाहूंगा, यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है और स्टेट किस में है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो सबसे पहला देखेंगे हम काकरापार। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ये किस स्टेट में पड़ता है, गुजरात में, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 440 मेगावाट। और सेकंड देखेंगे हम कलपक्कम, बेसिकली ये मद्रास में पड़ता है, एटॉमिक पावर स्टेशन। तमिलनाडु स्टेट में। और ये कब बना था, काकरापार आप देख लेंगे 1993 में, 1993 में। तो कभी कभार एग्जाम में ऑर्डर पूछेगा आपसे, सिंक्रोनाइज करने को बोलता है ना, कि किस साल में कौन सा बना, तो आपसे ABCD ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको मैच दी फॉलोइंग टाइप के आते हैं क्वेश्चन आजकल CDS में, बड़े एग्जाम्स में। तो ये आप ध्यान रखना किस ईयर में बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में बना ये, और ये कब बना है, 1984 में। ठीक है, अगला देखेंगे हम नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, हरदुआगंज के आगे पड़ता है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, बुलंदशहर, और बुलंदशहर के पास में ही बिल्कुल ये। तो ये नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर, उत्तर प्रदेश में। मैं इसकी एफिशिएंसी लिखता हूं, 880 मेगावाट है इसकी, इसकी 440 है। और इसकी कितनी है, इसकी भी 440 है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। अगला देखेंगे हम कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पे पड़ता है, कर्नाटका में। तो स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टेट में, इनके नेम थोड़े से डिफरेंट हैं, अटपटे से नाम है, तो कई बार क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये कौन सी जगह कहां पड़ता है। एफिशिएंसी आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कर्नाटका में पड़ता है, इसकी क्षमता है 880 मेगावाट।
ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये किस साल में बना था। देखिए आप, तो ये 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, सन 2000 में, ये याद रख लेना आप, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे हम, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। ये रावत भाटा में पड़ता है बेसिकली, राजस्थान, कोटा से 50 किलोमीटर दूर है रावत भाटा, वहां पर पड़ता है ये। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1180 मेगावाट। और ये कोटा, राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान का कोई एग्जाम होता है तो पूछ सकता है आपसे, इसकी एफिशिएंसी पूछ लेगा डायरेक्टली। 1180 मेगावाट है। और आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, चित्तौड़गढ़ हो गया, मंदसौर हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, वहां पर इसकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में। अगला हम देखेंगे तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो बेसिकली कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और इसकी क्षमता कितनी है, 1040 मेगावाट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, अगला देखेंगे हम, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है, मैंने आपको भी ऑलरेडी इसका जिक्र किया है मैंने। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है ये। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इन सबसे ज्यादा है, 2000 मेगावाट। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं आपको, कुडनकुलम की हेल्प कौन कर रहा है, रशिया। इसको बनाने में रशिया ने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, तकनीक का हस्तांतरण जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना अभी रिसेंटली में 2013 में हुई थी, और जब से ये अभी तक चल रहा है, और अब जाके इसका इंस्टॉलेशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको न्यूक्लियर साइंस के कॉन्सेप्ट बताए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर एस्टेब्लिश हो रखे हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी सीडीएस, किसी भी एग्जाम में न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड और न्यूक्लियर साइंस का पक्का क्वेश्चन आता है। तो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने डिस्क्राइब करी इसके बारे में आपके, और कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है, किस स्टेट में मौजूद है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और कब वो एस्टेब्लिश हुआ था। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप दैट आप सबको यह अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी सुझाव होंगे तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।